हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो स्टीम टरबाइन का ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट लेक्चर है थ्योरी पार्ट का। इसके बाद मैंने जैसे कहा था आपको न्यूमेरिकल लगाऊंगा, बताऊंगा आपको इम्पल्स टरबाइन पे और रिएक्शन टरबाइन पे। तो एंड दिस रीहीट फैक्टर और स्टेज एफिशिएंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है तो इसे हम कवर कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जानना ज़रूरी होना चाहिए इसके बारे में। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हो तो ये लेक्चर भी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको डायग्राम्स नहीं समझ में आएंगे, कौन सा वैल्यू कहाँ से आया वो नहीं समझ में आएगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी इस लेक्चर को समझने में। फिर भी मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। तो रीहीट फैक्टर मीन्स हीट फैक्टर की बात हो रही है और दैट इज स्टेज एफिशिएंसी। जैसे स्टेज एफिशिएंसी मीन्स हम जानते हैं जितना स्टेज लगाएंगे स्टीम टरबाइन में, स्टेजेस मतलब एक फिक्स ब्लेड, उसके बाद मूविंग ब्लेड, दैट इज़ वन स्टेज। इसके बाद फिर हमने एक लगाया फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, सेकेंड स्टेज फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड मीन जैसे जैसे स्टेज बढ़ा रहे हैं हम, तो उसके हिसाब से एफिशिएंसी भी कंट्रोल में कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी टरबाइन कौन सी है, ठीक है। तो यही हम देखेंगे हमारी स्टेज एफिशिएंसी क्या होगी टरबाइन की, ठीक है, और उसके रीहीट फैक्टर्स क्या होंगे। ओके, नाउ वी नो दैट द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन अ टर्बाइन इज एडियाबैटिक, but if the friction between the blade and steam is neglected then the process become isentropic, ठीक है। now due to steam and blade फ्रिक्शन लीकेज सॉक्स एक्सेट्रा द एंथैल्पी ड्रॉप इन द ब्लेड इज रिड्यूस, ठीक है। अगर आप स्टीम है और जो आपका फ्रिक्शन लीकेज और जो शॉक है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा एंथैल्पी ड्रॉप क्या होता है, कम होता है ब्लेड में, ठीक है। नाउ अगला टर्म है हमारा द थर्मोडाइनमिक इफेक्ट, दैट इज आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब का यहाँ पे थर्मोडाइनमिक इफेक्ट हमारा रीहीट फैक्टर डिफाइन करता है, ठीक है। सो द थर्मोडाइनमिक इफेक्ट ऑन द टर्बाइन एफिशिएंसी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय द कंसिडरिंग अ नंबर ऑफ स्टेजेस बिटवीन टू स्टेज 1 and 2, ठीक है। अगर आपको थर्मोडाइनमिक इफेक्ट को अच्छे से समझना है तो आप क्या करो, टरबाइन का स्टेजेस आप बढ़ा दो, या फिर जा हो सके तो 2 स्टेज का टरबाइन आप बनाओ। फिर आप उसमें चेक करो उसकी एंट्रोपी कहाँ ड्रॉप हो रही है, एंथैल्पी कितना ड्रॉप हो रहा है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, स्टेज बढ़ाने पे एफिशिएंसी बढ़ रही है या घट रही है, ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो एक डायग्राम है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, एंट्रोपी वी एस एंथैल्पी, ठीक है। तो आपको जो ये कर्व दिख रहे होंगे, ये कर्व, ठीक है, ये हमारा बता रहा है कि हमारा एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है स्टेज वाइज। स्टेज 1 पे हमारा एंट्रोपी कुछ ऐसा था, ठीक है। स्टेज 1 पे हमने ये लिया है स्टेज 1 और दिस इज माई स्टेज 2। तो आप देख रहे हैं एंट्रोपी अगर हम ऐसे में मानते हैं, ऊपर से ले रहे हैं, तो एंट्रोपी स्टेज 1 पे, नाउ स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग जो लिए हैं 2 स्टेज की बात करें तो स्टेज नंबर 1 डेट इज P1, स्टेज नंबर 2 P2, उसके बीच का जो गैप्स है इन एक्स जेड वाई, सो एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स, पी एक्स पी वाई पी जेड एट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, और एंट्रोपी आप देख रहे हो, तो एंट्रोपी क्या हो रहा है आपका, एंथैल्पी, सॉरी इट्स एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज, एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, और एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। नाउ आप फिर देखोगे एट स्टेज 1 से स्टेज 2 तक एंथैल्पी क्या हो रही है, ये लाइन बता रहा है हमारा एंथैल्पी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एट स्टेज 1 से एट स्टेज 2 पे एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है, एंड नॉट एंथैल्पी ड्रॉप, ठीक है। और एंट्रोपी क्या हो रहा है, एंट्रोपी आप देख रहे हो स्टेज 1 पे ज़्यादा, ऐसे ऐसे कब बता रहा है, ठीक है। तो मेन हमारा कुछ फिगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये बता रहा है कि एंथैल्पी स्टेज 1 से स्टेज 2 पे कम होता है, एंट्रोपी हमारा डिपेंड करता है कौन सा टरबाइन यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका डेरिवेशंस देखते हैं और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे ताकि आपको ये फिगर भी अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको जो ये यूनिट 2 है, आप ये पूरा यूनिट 2, इम्पल्स टरबाइन पे वेलोसिटी ट्रायंगल, रिएक्शन टरबाइन पे वेलोसिटी ट्रायंगल, जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, आपको ना ही इसका डेरिवेशंस अच्छे से समझ में आएंगे, ना ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और ना ही आप कुछ
एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल इस यूनिट का आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका यूनिट 1 के भी न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यूनिट 2 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आगे गैस टर्बाइंस आएंगे तो उसका भी न्यूमेरिकल आपको इसके थ्रू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, थ्योरी से ज़्यादा, थ्योरी सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। So, the total expansion is divided into 4 stages of the same efficiency. Efficiency same है, टोटल एक्सपेंशन एक्सपेंड आपकी स्टीम आ रही है ब्लेड पे, जैसे आके स्ट्राइक हुआ तो वो एक्सपेंड होना चालू होगा, ठीक है। सो तो वो एक्सपेंड जो हो रहा है उसको हमने डिवाइड किया 4 स्टेजेस में, ठीक है, at same efficiency and pressure ratio, okay. Therefore P1 at stage P1 upon Px, stage 1 upon stage 2, stage 2 upon stage 3, stage ऐसे, तो P1 upon Px, Px upon Py, Py upon Pz, Pz upon P2, that is in pressure ratio terms में, ठीक है। Now the overall efficiency of expansion is eta naught, eta naught को हमने overall efficiency बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। So the actual work ड्यूरिंग द एक्सपेंशन फ्रॉम 1 to 2, फिगर देखें, फिगर में एट 1 और दिस इज 2 एंड दिस स्टेज इज एक्स वाई एंड जेड, ओके। तो इसलिए हमने ऐसा कुछ लिखा था। सो द एक्चुअल वर्क ड्यूरिंग द एक्सपेंशन फ्रॉम 1 to 2 इज डब्ल्यू ए इज इक्वल टू ईटा नॉट डब्ल्यू, ठीक है, वेयर ईटा नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप फ्रॉम 1 से स्टेज से 2 में जो एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप है डेट डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप फ्रॉम स्टेज 1 से स्टेज 2 पे, दैट इज माय ओवरऑल एफिशिएंसी और द एक्चुअल एफिशिएंसी, ठीक है, ईटा नॉट। नाउ अब रीहीट फैक्टर क्या होता है? रीहीट फैक्टर हमारा फॉर्मूला बनता है रीहीट फैक्टर का, दैट इज कॉम्यूटेटिव, ओके। सो व्हाट इज रीहीट फैक्टर? कॉम्यूटेटिव एंथैल्पी ड्रॉप स्टेज 1 से 2 बाई आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप ओवरऑल, ठीक है। तो ये हमारा रीहीट फैक्टर बनता है। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा विथ, तो जो इसका बनेगा आपका रीहीट फैक्टर इज इक्वल टू डेल H1 A डेल HX B डेल HY C प्लस डेल HZ D, ठीक है, X Y Z and 1, दैट इज 4 स्टेजेस अपॉन overall del H12 means enthalpy drop from stage 1 से stage 2, overall isentropic enthalpy drop to overall isentropic enthalpy drop from stage 1 से 2, ये डिवाइडेड में अपॉन ऊपर कम्यूटेटिव एंथैल्पी ड्रॉप फ्रॉम 1 से 2, H1 HX HY HZ, दैट इज माई रीहीट फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। नाउ स्पेशली रीहीट फैक्टर इज 1.03 to 1.04, जो रीहीट फैक्टर आता है हमारा टर्बाइंस के तो ज़्यादातर 1.03 से 1.04 के बीच में ही रहता है, ओके। तो ये था हमारा रीहीट फैक्टर। नाउ हमारा सेकेंड टर्म है स्टेज एफिशिएंसी रिलेटेड, अब हम बात करेंगे, पर उससे पहले एक टर्म देखते हैं। इफ एन एस रिमेन सेम फॉर ऑल द स्टेजेस, एफिशिएंसी रिमेन सेम फॉर ऑल द स्टेजेस or ns is the mean stage efficiency. What is the eta s is the mean stage efficiency. If the mean stage efficiency remains same for all the stages, then eta s is equal to del h1x upon del h1a del h x y, x और y के बीच में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है अपॉन del hx del hy z, y और z के बीच में जो चेंज हो रहा है अपॉन del hc इज इक्वल टू डेल Z2, Z और स्टेज 2 के बीच में जो एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है अपॉन डेल HZ एट D, ठीक है, एट ABCD आपको समझ में आ रहा है? फिगर में देखो ABC एंड D, दिस इज द ड्रॉप, ओके, एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C, एट पॉइंट D, ठीक है। सो ये था हमारा। नाउ अगला टर्म है देयरफॉर मीन स्टेज एफिशिएंसी ईटा S इज इक्वल टू डेल H1x प्लस डेल HXY YZ Z2 अपॉन डेल H1 डेल HX डेल HY डेल Z ओवरऑल, ठीक है। इसका क्या हुआ? ये एक्चुअल एंथैल्पी जो ड्रॉप हो रहा है स्टेज 1 से x के बीच में, x से y के बीच में, y से z के बीच में, z से 2 के बीच में, हमने सबको ऐड किया, डिवाइड कर दिया किससे, एट स्टेज 1 पे कितना एंथैल्पी है, स्टेज x पे कितना है, y पे कितना है और z पे कितना है, उससे तो हमारा मीन स्टेज एफिशिएंसी यहाँ से आपको मिल जाएगा। नाउ वी कैन सी डेट फ्रॉम दिस formula we can see that optimum efficiency not is equal to mean, means
ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू मीन स्टेज एफिशिएंसी इंटू हीट फैक्टर फ्रॉम दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला हमारा बना है एन एस इज इक्वल टू, आप देखोगे ठीक है, कॉम्यूटेटिव एंथैल्पी ड्रॉप यहाँ भी है और इससे पहले हमने जो किया कॉम्यूटेटिव एंथैल्पी ड्रॉप, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज इक्वल टू द मीन स्टेज एफिशिएंसी इनटू रीहीट फैक्टर। That is my question number 2. Okay, now this makes the overall efficiency of the turbine greater than the individual stage efficiency. इसका मतलब क्या हुआ, आप जितना स्टेजेस आप बढ़ाओगे उस टर्बाइन की एफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। दिस मीन, यही टर्म लिखा है, दिस मेक्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन ग्रेटर देन द इंडिविजुअल स्टेज एफिशिएंसी। एक स्टेज एफिशिएंसी जो दे रहा है उससे ज़्यादा देगा, अब स्टेज अगर बढ़ा दोगे तो वो टर्बाइन ज़्यादा एफिशिएंसी देगी, इससे हमें वो फार्मूला मिलता है। तो एक फार्मूला ये आपको माइंड में रखना है और दूसरा फार्मूला रीहीट फैक्टर का, ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है। ओके, नाउ एक टर्म है हमारा यहाँ पे, ये टर्म हम एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या हमारा एक्चुअली जो रिजल्ट आया वो क्या है। द इफेक्ट डिपिक्टेड बाय इक्वेशन 2 इज ड्यू टू द थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। जो इक्वेशन बना है वो थर्मोडायनेमिक इफेक्ट होने के कारण टरबाइन में ये इक्वेशन बना है जिसे हम बोलते हैं रीहीट। ओके, दिस डज नॉट इम्प्लाई एनी हीट ट्रांसफर टू द स्टेज फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, हीट ट्रांसफर नहीं होता तब। Now it is merely the reappearance of stage losses and increased enthalpy during the constant pressure heating or during reheating process between AX stage between ABY CZ and D2। फिगर देखते हैं, between AX BY CZ and D2। तो मेन यही था हमारा स्टेज एफिशिएंसी और रीहीट फैक्टर का, ठीक है। तो यही दो था फार्मूला। कौन कौन से फार्मूले यहाँ पे हमें मिले, एक तो हमें रिलेशन मिला आपका ओवरऑल एफिशिएंसी और स्टेज एफिशिएंसी और रीहीट फैक्टर के बीच में, ठीक है, एक रिलेशन ये मिला। फार्मूला एक माइंड में रखना है आपको, और एक रीहीट फैक्टर का जो फार्मूला है ये आपको माइंड में रखना है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब काम आएगा, तब हम इसे यूज़ करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।